इस वीडियो में मैं अपने कैमरा के अलावा 3 मुख्तलिफ प्राइस रेंजेस में आपको बेस्ट DSLR कैमरास बताऊंगा कि अगर आप 30,000 में कैमरा लेना चाहते हैं DSLR तो कौन सा बेस्ट रहेगा, 60,000 में लेना चाहते हैं तो कौन सा बेस्ट रहेगा, और 1 लाख से ऊपर अगर लेना चाहते हैं तो कौन सा कैमरा बेस्ट रहेगा। आज से 3 साल पहले मैंने ये कैमरा लिया था और आज मैंने अपना पहला ड्रीम कैमरा लिया है। जो मुझे शुरू से फॉलो कर रहे हैं उन्हें पता है कि मेरे पास पहले निकॉन D3300 था, जो अब भी है, जिससे ये वीडियो भी बन रही है। अब शायद आपके जहन में सवाल आए कि हसन भाई अच्छा कैमरा ले लिया है, नया कैमरा ले लिया है, उसके बावजूद आप इस कैमरा से, पुराने कैमरा से वीडियो क्यों बना रहे हैं। तो इसकी वजह यह है कि नया कैमरा जो मैंने लिया है उसका अभी 50mm लेंस नहीं आया है। उसके साथ है किट लेंस 18-55 का, जो ज़्यादा बैकग्राउंड ब्लर नहीं देता, इतना मज़ा नहीं आता मुझे उस लेंस के साथ। तो जब तक उसका 50mm लेंस नहीं आएगा तब तक हम इसी कैमरा के साथ गुजारा करेंगे। हाँ, उसको बाकी कामों में हम यूज़ करते रहेंगे, जैसे पॉडकास्ट वगैरह। मुझे याद है जब मैंने ये कैमरा लिया तो उस वक्त मेरे पास पूरे साल की जमा पूंजी सिर्फ 10,000 रुपये थे। 10,000 मैंने एक नात का मुकाबला जीतकर हासिल किए थे और 10,000 मैंने किसी से उधार लिए थे। जिसके बाद मैंने ये कैमरा लिया था, वो उधार पैसे मैंने आहिस्ता आहिस्ता करके फिर उतारे और अब अल्हम्दुलिल्लाह ये कैमरा मैंने अपने आधे महीने की कमाई से लिया है। ये कैमरा, मेरा पुराना कैमरा निकॉन D3300, मैंने 30,000 रुपये का लिया था और बाद में मैंने पैसे जमा करके 50mm लिया था। यानी ये कैमरा मुझे 2 बैटरियों के साथ, 2 लेंसेज के साथ तकरीबन कोई 40,000 से ऊपर पड़ गया था। तो अगर आप ये कैमरा लेना चाह रहे हैं, बहुत अच्छा कैमरा है इस रेंज में, इससे बेहतर कोई कैमरा नहीं है। इसमें एक्सटर्नल माइक भी लग जाता है, बैटरी टाइमिंग भी बड़ी अच्छी है और इसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा है। 24 मेगापिक्सल का ये कैमरा है। इसको आप अपने लैपटॉप के साथ कनेक्ट करके अपने आप का प्रीव्यू आप लैपटॉप में देख सकते हैं, जैसे मैं इस वक्त देख रहा हूँ, लेकिन ये वायर के साथ कनेक्ट होता है। और भी बहुत सारे फीचर्स हैं इसमें, ऑटो फोकस भी है, लेकिन मैंने आज तक यूज़ नहीं किया क्योंकि वो इतना अच्छा नहीं है। बहरहाल ये है कि मैं इसे लैपटॉप के साथ कनेक्ट करके जहाँ पे क्लिक करता हूँ वहाँ पे ये फोकस कर लेता है, तो इतना बेहतर ये कैमरा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि एहसन भाई, अगर ये कैमरा इतना ही अच्छा था तो आपने अपग्रेड क्यों किया या दूसरे कैमरा की तरफ क्यों गए, जबकि जो मेरा नया कैमरा है वो भी 24 मेगापिक्सल का ही है, लेकिन उसके अंदर और बहुत सारे फीचर्स हैं जो मैं आपको अब बताऊंगा। सबसे पहले मैं वो फीचर्स बताता हूं जो इस कैमरा में और उस कैमरा में बराबर हैं, उसके बाद वो फीचर्स बताऊंगा जो इसमें बढ़कर हैं। सबसे पहले ये कैमरा कैनन 250D और वो कैमरा निकॉन D3300 बिल्कुल ही सेम मेगापिक्सल यानी 24 मेगापिक्सल के हैं। दोनों ही कैमरास 60 FPS पर फुल HD में वीडियोस बना सकते हैं, यानी आप इन वीडियोस को 50% तक स्लो कर सकते हैं। दोनों ही कैमरों में एक्सटर्नल माइक लग सकता है, यानी आप अलग से यहाँ पर माइक लगा सकते हैं, उसमें भी जगह है, इसमें भी जगह है। दोनों ही कैमरे बैकग्राउंड में सेम ब्लर देते हैं। वैसे ब्लर देने का काम ज़्यादा या कम लेंस का होता है, कैमरे का नहीं होता। कैमरा सारे सेम होते हैं, ठीक है, उनकी अगर मेगापिक्सल अलग है तो और बात है, लेकिन ब्लर देने का काम आपके लेंस का होता है, कैमरे का नहीं होता। इस वक्त मेरे पास इस कैमरा के लिए 50mm लेंस मौजूद नहीं है, ये 18-55 है, मैं पहले भी आपको बता चुका हूं। तो इसीलिए मैं इस कैमरा को फिलहाल वीडियो बनाने के लिए यूज़ नहीं कर रहा, पुराने वाले कैमरा को यूज़ कर रहा हूं। कुछ दिनों में इसका 50mm इंशाल्लाह आ जाएगा, तो उस वक्त हम इस कैमरा को भी यूज़ करेंगे, ठीक है। अब मैं बताता हूँ वो फीचर्स जो उस कैमरा से अपग्रेडेड हैं, यानी उस कैमरा से ज़्यादा है। सबसे पहले इसकी स्क्रीन जो है वो रोटेटेबल है। हम बाहर लाकर रिकॉर्डिंग ऑन करके, मैं इस वक्त इस कैमरा से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, यानी आप खुद से रिकॉर्ड भी कर सकते हैं और देख भी सकते हैं। ये देखें, यहाँ पर आपको इस वक्त सामने का मंजर नज़र आ रहा होगा, ये लाइट नज़र आ रही है, और भी आप यहाँ पर स्क्रीन में देख सकते हैं। और इसके अलावा एक और मेन फीचर ये है कि इसकी जो स्क्रीन है वो टच स्क्रीन है। जहाँ पे आप टच करेंगे उस चीज़ को ये फोकस कर लेगा कैमरा खुद से, और उसके अलावा और भी जो फंक्शंस हैं वो आप टच करके हैंडल कर सकते हैं। और एक और फ़ायदा ये है इस स्क्रीन के होने का, रोटेटेबल स्क्रीन के होने का, कि अगर आप मिसाल के तौर पे आपने ये ट्राईपॉड पे कैमरा लगाया हुआ है और सामने आप कुछ रिकॉर्ड कर रहे हैं और आप थक गए हैं खड़े खड़े, तो आप आराम से इसको ऐसे नीचे करके नीचे बैठकर देख सकते हैं कि आपका कैमरा क्या शूट कर रहा है, ठीक है। उसके अलावा एक और ज़बरदस्त फीचर, सबसे बेहतरीन फीचर जिसकी वजह से मैंने ये कैमरा लिया है, वो है आई डिटेक्शन। ये मेरी आँख को डिटेक्ट कर लेता है। जहाँ पर भी मैं बैठा हूँ, मैं फुल फोकस में आ जाऊँगा, ये मेरी आँख को डिटेक्ट कर लेगा, ठीक है।
और आगे हो जाऊं मैं, पीछे हो जाऊं, ये मुझे फोकस में रखेगा, मेरी आंख को पकड़ के रखेगा, ठीक है। पीछे वाली चीज़ें ब्लर ही रहेंगी और मेरे ऊपर फुल फोकस रहेगा। जैसे आप इस वक्त देख सकते हैं, इस कैमरा के साथ अगर मैं आगे आता हूं तो मेरा पूरा चेहरा ब्लर हो जाता है इस तरह से, और जब मैं पूरी अपनी पोजीशन पे जाता हूं जब जाके मेरा चेहरा सही से मुझे नज़र आता है, यानी ब्लर नहीं है, शार्प है। तो इसमें ऑटो फोकस नहीं है, आई डिटेक्शन नहीं है। ऑटो फोकस है लेकिन नाम का है, कोई काम का नहीं है। लेकिन इसका ऑटो फोकस ऐसा है कि मैं आगे हो जाऊं, पीछे हो जाऊं, ये मुझे फोकस में रखेगा और मुझे इस चीज़ की टेंशन कम से कम नहीं होगी कि मैं फोकस में हूं या नहीं। यहाँ पर लैपटॉप स्क्रीन में इतनी हाई क्वालिटी वीडियो नज़र नहीं आती, वीडियो नज़र आ रही होती है मुझे उस कैमरे की कि क्या शूट हो रहा है, लेकिन इतनी हाई क्वालिटी नज़र नहीं आती कि मैं ये चेक कर सकूँ कि मैं फुल फोकस में हूँ या नहीं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि वीडियो बनने के बाद मुझे पता चलता है कि मेरे चेहरे पर थोड़ा थोड़ा ब्लर है और मुझे अभी भी ऐसा लग रहा है। और एक और फ़ायदा ये है कि अगर हम किसी की शूट पर जा रहे हैं और मूविंग शॉट ले रहे हैं तो ये उस बंदे को फोकस में रखेगा लॉक करके, और इजीली हम मूविंग शॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो ये भी फ़ायदा है। उसके अलावा एक और इसका फीचर जो उससे बेहतर है, उससे बढ़कर है, वो है कि ये 4K में वीडियो बना सकता है कैमरा। वो कैमरा सिर्फ 1080p में वीडियो यानी फुल HD में वीडियो बना सकता था, ये कैमरा 4K वीडियो बना सकता है। तो ये भी दौर के हिसाब से बहुत ही अच्छी अपग्रेडेशन है कि अब लोग 4K में वीडियोस बनाते हैं। फुल HD का ज़माना अब आहिस्ता आहिस्ता जा रहा है। इसके अलावा इसका एक और बेहतरीन सबसे अच्छा जो मुझे फीचर लगा है वो ये है कि इसके अंदर वाईफाई है। मैं इस कैमरा को वहाँ पे लगा के बगैर किसी तार के सुकून से यहाँ पर बैठकर अपने मोबाइल में इसकी स्क्रीन देख सकता हूँ कि ये क्या शूट कर रहा है। यहाँ से कंट्रोल कर सकता हूँ, स्टॉप कर सकता हूँ, स्टार्ट कर सकता हूँ, और सारी चीज़ें ISO वगैरह जो टेक्निकल चीज़ें होती हैं जो मैंने इस वीडियो में बताई हैं, वो सारी चीज़ें मैं मोबाइल से कंट्रोल कर सकता हूँ या लैपटॉप के साथ कनेक्ट करके वाईफाई के ज़रिए उसके साथ भी मैं वो सारी चीज़ें कर सकता हूँ, देख भी सकता हूँ, कंट्रोल भी कर सकता हूँ और वीडियो को स्टार्ट एंड स्टॉप भी कर सकता हूँ बगैर किसी तार के कनेक्शन के। इस वक्त अगर मैं आपको पुराने कैमरा का सेटअप दिखाऊं कि सामने ये कैमरा लगा हुआ है मेरा पुराने वाला, और इस कैमरा को मैंने तार के ज़रिए कनेक्ट किया हुआ है अपने लैपटॉप के साथ, और लैपटॉप में मैं अपनी स्क्रीन देख रहा हूँ। इस तार के बगैर मैं अपने इस कैमरा को लैपटॉप के साथ कनेक्ट नहीं कर सकता। तो मुझे ये इतनी लंबी तार वाला माउस चाहिए होता है। ये देखें, ये मेरे हाथ में माउस है, मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, और ये सामने टेबल है, उसके ऊपर ये मेरा लैपटॉप रखा हुआ है। ये माइक भी इस लैपटॉप के साथ कनेक्टेड है, इसकी तार भी इतनी है, यानी मैं बाउंड होकर यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, इससे थोड़ा सा पीछे नहीं जा सकता क्योंकि माइक की तार भी इतनी है जो लैपटॉप के साथ मैंने कनेक्ट करना होता है, और कैमरा की तार भी इतनी ही है। यहाँ से ये देख सकते हैं आप, ये इतनी सी तार है। तो अगर मैं लैपटॉप को थोड़ा सा आगे लाने की कोशिश करता हूँ तो इस तार की वजह से मैं आगे नहीं ला सकता, और अगर मैं खुद पीछे जाने के लिए इस माइक को थोड़ा सा आगे लाने की कोशिश करता हूँ या माउस को थोड़ा सा आगे लाने की कोशिश करता हूँ तो इसकी तार यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। माइक की छोटी तार है और साथ में माउस की तार भी इतनी ही है, तो मैं कंट्रोल नहीं कर पाता अपने कैमरा को कि कहाँ पे वीडियो स्टॉप करनी है, कहाँ पे स्टार्ट करनी है। लेकिन इस कैमरा के साथ मैं ये काम इजीली कर सकता हूँ। मैंने कैमरा लगा दिया, उसको कनेक्ट किया वाईफाई के ज़रिए, और अपने लैपटॉप को जितना चाहे मैं आगे ला सकता हूँ या मैं खुद वहाँ बैठ कर भी स्टार्ट एंड स्टॉप कर सकता हूँ। और इस कैमरा के इसी वाईफाई के फीचर की वजह से ही हम अपने मोबाइल में वीडियोज़ या फ़ोटोज़ शेयर भी कर सकते हैं, लैपटॉप में भी शेयर कर सकते हैं बगैर किसी तार के, ठीक है। तो ये वो फीचर्स थे जो उससे ज़्यादा थे। और भी बहुत सारे फीचर्स हैं जो टेक्निकल हैं, शायद आपको समझ ना आए। ISO वगैरह इसका अच्छा है, इसका सेंसर बहुत अच्छा है उसकी निस्बत, तो ये उससे बहुत बेहतर है। अगर आपके पास 1,30,000 या 20,000 हैं तो आपको इजीली ये कैमरा मिल सकता है। मुझे वैसे अच्छी कीमत में मिल गया है तो मिल गया है, वरना तकरीबन इसकी कीमत ऐसे ही होती है 1,20,000 या 1,30,000, और इसके साथ शायद आपको 1,20,000 या 30 में 50mm लेंस भी मिल जाए 2 बैटरियों के साथ। तो अगर आपके पास 1,30,000 है या 1.5 लाख भी है तो इस बजट में ये कैमरा मेरे हिसाब से बेस्ट है। वैसे इसको हम 250D भी कहते हैं और 200 Mark II भी इसी कैमरा को कहते हैं। मुख्तलिफ मुल्कों में इसके मुख्तलिफ नाम है, 4 नाम है इस कैमरा के। कैमरा एक ही है लेकिन नाम 4 हैं, सारे फीचर्स बिल्कुल सेम हैं, ठीक है। और इस कैमरा के टक्कर में अगर आपके पास 1.5 लाख का बजट है तो M50 Mark II या M50 इससे अच्छे कैमरा और नहीं है मेरे ख्याल में। कुछ लोग कहेंगे कि सोनी के कैमरास भी मिल जाते हैं 1.5 लाख तक, लेकिन उनकी सिर्फ बॉडीज़ मिलती हैं। उनका अगर आप लेंस लेंगे तो आपको खाली लेंस ही 50,000 हज़ार, 40,000 हज़ार, 30,000 हज़ार या लाख के भी लेंसेज मिलते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाते हैं। लेकिन इन कैमरास के लेंसेज बहुत आसानी से
इजीली मिल जाते हैं सस्ते में, 10-12 हज़ार में, 20 हज़ार में। और एक और वजह ये भी है, मैं निकॉन से कैनन पे इसलिए आया हूँ क्योंकि कैनन के लेंस बहुत सस्ते हैं, निकॉन के लेंसेज बहुत महंगे हैं। मैंने जब ये निकॉन का कैमरा लिया था तो इसके साथ मैंने 50mm भी लेना था, तो 30 हज़ार का ये कैमरा था, लेकिन 50mm जो निकॉन का ओरिजिनल था 50mm 1.8G लेंस वो भी 30 हज़ार का ही था। तो 30 हज़ार का ही मैंने कैमरा लिया था बड़ी मुश्किल से, और 30 हज़ार का ही लेंस, तो ये मैं अफोर्ड नहीं कर सकता था। तो फिर मैंने बाद में कुछ पैसे जमा किए और युवनो कंपनी का, जो कि एक चाइनीज़ कंपनी है, उसका लेंस लिया 50mm का, जो कि 13 हज़ार का मुझे सेकेंड हैंड पड़ा था, न्यू की तरह था। लेकिन अगर मुझे इस कैमरे का 50mm लेना पड़े तो ओरिजिनल कैनन का यूज़ में मुझे 12-13 हज़ार का 50mm मिल जाएगा, जिस पे फोकसिंग के भी कोई मसले नहीं होंगे। युवनो के लेंस में, ये युवनो का लेंस है, इसमें फोकसिंग के बड़े मसले होते हैं, मैं बार बार क्लिक करता रहता हूँ, बड़ी मुश्किल से ये फोकस करता है मेरे चेहरे पर। खैर, अब हम आ जाते हैं उसकी तरफ के मैंने शुरू में जो आपको कहा कि मैं आपको 3 मुख्तलिफ प्राइस रेंजेस में DSLR कैमरास बताऊंगा कि आप कौन कौन से कैमरास ले सकते हैं। मैं ज़्यादा महंगे वाले कैमरों की तरफ नहीं जाऊँगा, मुझे पता है जो मुझे देखने वाले हैं वो भी मेरी तरह स्ट्रगलिंग है और ज़्यादा पैसे अफोर्ड नहीं कर सकते, तो कम रेंजेस में ही बताऊंगा। तो सबसे कम रेंज जो है एक DSLR लेने के लिए, वीडियो बनाने के लिए, वैसे तो लोग कह रहे होते हैं 12-12 हज़ार के DSLR मिल जाते हैं, लेकिन वो सिर्फ फोटोज़ वाले होते हैं, वीडियो उनमें नहीं बन सकती। तो वीडियो बनाने के लिए अगर आप एक अच्छा DSLR लेना चाहते हैं तो कम से कम आपके पास 30 हज़ार से 40 हज़ार का बजट होना चाहिए। तो इस बजट के अंदर आप अच्छे कैमराज ले सकते हैं जो बेहतर हैं, यानी आप शुरुआत कर सकते हैं जैसे मैंने की थी। तो इसके अंदर सबसे अच्छा, सबसे बेहतरीन कैमरा जो है, मैंने फुल रिसर्च करके ये कैमरा लिया था, वो है निकॉन का D3300। ये आपको अच्छी कंडीशन में 30 से 35 हज़ार के दरमियान मिल जाएगा, सब चीज़ें भी इसके साथ होंगी और बेहतरीन कंडीशन होगी इसकी। दूसरे नंबर पे अगर आप सस्ते लेंसेज की वजह से कैनन के कैमराज देखें इसी रेंज के अंदर, तो आपको 18 मेगापिक्सल के कैमराज मिलेंगे, जो कि D3300 24 मेगापिक्सल का कैमरा है, वो बाकी 18 मेगापिक्सल के कैमराज होंगे। उसके अंदर 600D है, 700D है, वो आपको इसी रेंज के अंदर मिल जाएंगे 30 से 45 हज़ार के दरमियान, ठीक है। लेकिन उनके लेंसेज सस्ते होते हैं, तो अगर आप देखना चाह रहे हैं सस्ते लेंसेज के साथ कैनन के कैमराज, तो 600D, 650D या 700D आप इसी रेंज के अंदर 35-40 हज़ार, 45 हज़ार की रेंज के अंदर आप ले सकते हैं। और साथ में इसके 50mm भी मिल जाए तो तकरीबन ये 45 हज़ार से 50 हज़ार की रेंज में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद अगली रेंज है 70 हज़ार से 90 हज़ार के दरमियान। ये बहुत इंटरेस्टिंग रेंज है, इसके अंदर निकॉन के भी 1-2 कैमराज हैं और कैनन के भी। सबसे बेस्ट कैमरा जो इस रेंज के अंदर है वो है 200D, ठीक है। एक है 200D Mark II, वो महंगा है जो मैंने अभी लिया है, लेकिन एक है 200D जो इससे एक कदम नीचे वाला कैमरा है, उसके अंदर भी डुअल पिक्सल ऑटो फोकस है, यानी वो बहुत अच्छे से आपको फोकस कर लेगा, आपको टेंशन नहीं होगी फोकस करने की, ठीक है। उसके अलावा उसके अंदर और भी बहुत सारे फीचर्स हैं, उसकी भी रोटेटेबल स्क्रीन है, टच स्क्रीन है, लेकिन वो 4K नहीं बनाता, तो वो बेस्ट कैमरा है इस रेंज के अंदर अगर आप लेना चाहते हैं। वैसे निकॉन के भी कैमराज मौजूद हैं, अगर आप निकॉन के लेना चाहते हैं तो इस रेंज के अंदर आपको 5400D, 5500D ये कैमरास मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आपकी रेंज 1 लाख से ज़्यादा है, 1 लाख से 1.5 लाख के दरमियान है, तो सबसे बेस्ट कैमरा इसके दौरान इस रेंज के अंदर आपके पास है ये वाला 250D। इससे अच्छा कैमरा इस रेंज के अंदर नहीं है, नहीं है, नहीं है। कुछ लोग शायद आपसे ये कहें कि M50 Mark II इससे बेहतर कैमरा है, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि M50 Mark II और इसका जो सेंसर है वो बिल्कुल सेम है, एक ही सेंसर है, तो इनकी इमेज क्वालिटी बिल्कुल सेम है, लेकिन इसके लेंस सस्ते हैं। उसके ऊपर जो लेंस लगते हैं वो अलग लेंसेज हैं, वो महंगे मिलते हैं लेंस, लेकिन इसके लेंस बहुत सस्ते हैं। अगर आपके पास पुराना कोई कैनन का कैमरा भी पड़ा है, उसके साथ कोई लेंस था, तो वो लेंस भी आप इसके साथ लगा सकते हैं। लेकिन जो M50 है, M50 Mark II है, क्योंकि वो मिररलेस हैं, उनके लेंस अलग होते हैं, तो वो लेंस महंगे भी आते हैं और पुराने लेंसेज भी आप उनके साथ नहीं लगा सकते। तो ये कैमरा इस रेंज में बेस्ट है। इसके अलावा और भी कैमराज हैं, वही M50 Mark II और 80D, वो भी अच्छा DSLR कैमरा है, वो भी आप इस रेंज के अंदर ले सकते हैं। तो अगर आपकी रेंजेस ये हैं तो मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी हैं, लेकिन अगर आप कोई भी कैमरा ले रहे हैं तो उससे पहले 1 महीना कम से कम उस कैमरा के बारे में रिसर्च करें कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, जो दूसरे कैमरे हैं उस रेंज के अंदर उनके अंदर क्या क्या चीज़ें आपको मिल रही हैं, उनके लेंसेज वगैरह, उनकी एक्सेसरीज़ आसानी से मिल जाती हैं या नहीं, सस्ती हैं या नहीं। तो ये सब चीज़ें आप देखकर 1 महीना पूरा रिसर्च करने के बाद ही कोई भी कैमरा डिसाइड करें और उसके बाद मार्केट जाएं और वहाँ से लें। ऑनलाइन कभी ना मंगवाइएगा कैमरा वगैरह, ऑनलाइन में बहुत सारे मसाइल होते हैं। आप खुद जाएं मार्केट में, महंगी चीज़ है,
कोई बात नहीं, थोड़ा सा खर्चा कर लें, थोड़ी सी तकलीफ कर लें, वो थोड़ी तकलीफ आपके लिए लंबे अरसे में फ़ायदेमंद साबित होगी। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें अगर कोई बात समझना चाहते हैं, और कमेंट करें अगर आप मेरी इस कामयाबी से, थोड़ी बहुत कामयाबी से खुश हैं। और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी अच्छी और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।